So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the questions of inspection inquiry investigation. See, हमारे पास नोट्स है, राइट? तो मैं वापस से रिपीट करूँगा कि हमारे पास नोट्स है और हमारे पास ये PDF है. ये PDF हमको सॉल्व करनी है. सॉल्व करने के लिए जो जो सेक्शन की ज़रूरत होगी हम वो सेक्शन इधर ओपन करेंगे. हम ये देखेंगे कि क्या उस सेक्शन में हमने क्या एक रिलेवेंट कंटेंट लिखा है जिससे हम क्वेश्चन को आंसर कर सकें. कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे तो हम उसको यहाँ से उठाकर इधर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और एंड टाइम पे इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का रिवीजन इस नोट से करेंगे, 24 पेज के नोट से. ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि एग्ज़ाम में आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे लॉ का, क्योंकि आपको ले दे के नोट्स पे ही जाना पड़ेगा. आपको अपने नोट्स ही ख़त्म करने पड़ेंगे. इनफैक्ट लॉ का तो आपका छूटेगा, टू बी ऑनेस्ट. आप वाइंडिंग अप और कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ चैप्टर छूटता है लॉ का. नहीं होता लॉ का पूरा चैप्टर, इट्स अ फैक्ट. भले वो सरफाइसी और वो हट गया है हमारा सिकरा, पर सरफाइसी सिकरा तो पहले भी नहीं पढ़ने में आता था. ठीक है, तो उसका हटना कोई ऐसा अपने लिए वाव मतलब कि इतना खुशी की बात क्या, इतना रिलैक्सेशन वाला बात नहीं, क्योंकि वो पहले भी नहीं हो पाता था. खैर, मैं इतना नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ बट आपको भी पता है वो फैक्ट. पर खैर, हम इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इसलिए हम जो है फटाफट डायरेक्टर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं. इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो है एंड टाइम पे हम डायरेक्टर क्विकली तरीके से रिवाइज कर सकें. राइट, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको टेलीग्राम पे 2 बुक मिलेगी. एक तो MCQ की बुक मिलेगी रवि अग्रवाल सर की, और एक मिलेगी हमारी क्वेश्चन आंसर की बुक. अब क्वेश्चन आंसर की बुक में MCQs कवर है. ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि MCQs को जो है MCQs वाले सीरीज़ में करेंगे. अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें हमको अभी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये MCQ वाली बुक में कवर है. ठीक है, तो ये MCQ की शीट है, इसको हम लेटर ऑन देखेंगे. ठीक है, साथ में भी देख सकते हैं पर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा. इधर हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे. बस ये आपको बताना था. अब क्विकली तरीके से इसको ख़त्म करते हैं. चलो, अनिल CA है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, आर्बिट्रेटर भी है. प्रायर टू स्टार्टिंग इस प्रैक्टिस उसने 5 साल वर्क करा टाटा टी में. और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अनिल ने अलाउ किया था टाटा टी को टू टेक मेनी लिबर्टीज़. तो जब प्रोसीडिंग्स देखो क्या क्या बोला कि अनिल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्बिट्रेटर है. ठीक है, इन एन आर्बिट्रेशन. ठीक है, वो आर्बिट्रेटर है. अब स्टार्टिंग प्रैक्टिस के पहले उसने 5 साल टाटा टी में काम किया. राइट, और देखो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अनिल ने अलाउ किया था टाटा टी को टू टेक मेनी लिबर्टीज़. कि आप लिबर्टीज़ लो. जो प्रोसीडिंग्स है उसको बहुत सहूलियत दी थी ओरल आर्गूमेंट इन सब में. ऑल्सो प्रोसीडिंग्स को एडजेंट भी करा था जब भी टाटा टी को ज़रूरत थी. और सुजुकी मोटर्स वांटेड टू टेक एक्स्ट्रा टाइम बट उनको नहीं दिया पगलों को. ठीक है, दे आर आस्क्ड टू हैव द हैवी कॉस्ट टू टाटा टी. और फ्यू इंस्टेंसेस में व्हेन दे वर परमिटेड कि चलो कभी सुजुकी को बोल भी दिया कि चल यार ठीक है रिलैक्सेशन ले ले, ठीक है एक्स्ट्रा टाइम ले ले. दे आर आस्क, उनको बोला गया कि आप हैवी कॉस्ट पे करो टाटा टी को फॉर डिले द प्रोसीडिंग, क्योंकि आप डिले कर रहे हो. और जबकि टाटा टी डिले करता था तो उसको कुछ नहीं बोलता था. सुजुकी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ अवर सिनेरियो उसने चैलेंज करा अपॉइंटमेंट का. अब देखो ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का कैसे हो गया क्वेश्चन, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया. आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, ये इधर ज़बरदस्ती फंसा दिया है. काटो, टाइम खा रहा है ज़बरदस्ती का. चलो 1 सेकेंड. हाँ, शरीफ जो KMP है 12 मई को रिटायर हुआ और फाइनल अकाउंट्स का एग्जाम इन्होंने 31 मार्च को. ठीक है, रजिस्ट्रार को कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज़ मिली इन राइटिंग ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट. क्या बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ है ना, बैड डेब्ट है रिटर्न ऑफ, राइटिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट. कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कंपनी से. तो रजिस्ट्रार को तो एक्सप्लेनेशन चाहिए कंपनी से. ठीक है, जब रजिस्ट्रार को ही रेगुलरिटी मिली है वो तो कंपनी को बोलेगा एक्सप्लेनेशन दो. ठीक है, एग्जामिन द सिचुएशन. और कंपनी से भी चाहिए और शरीफ से भी चाहिए. राइट, कंपनी से भी चाहिए और शरीफ से भी चाहिए. शरीफ कौन, जो KMP. तो इन्फॉर्मेशन हम रजिस्ट्रार को चाहिए. तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है और ये तो पहला ही सेक्शन है कि रजिस्ट्रार जो है कंपनी को रिटर्न नोटिस देता है और उससे जो है उससे डॉक्यूमेंट फर्निश
इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस और इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फर्निश, तो उनसे वो मंगवा सकता है। इनफैक्ट कंपनी के साथ ऑफिसर्स, ठीक है, कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द कंपनी फ्रॉम द कंपनी और ऑफिसर, ठीक है। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पास्ट पीरियड से रिलेटेड है तो ऑफिसर वुड हैव बीन इन एम्प्लॉयमेंट, तो जो ऑफिसर जो उस सच पीरियड में एम्प्लॉयमेंट में थे, जैसे कि जिधर KMP, इफ़ सो कॉल्ड अपॉन बाय द रजिस्ट्रार थ्रू नोटिस सर्व्ड ऑन हिम, तो उनसे भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं थ्रू अ नोटिस सर्व्ड ऑन हिम इन राइटिंग, और उनको फर्निश करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। तो सी, कंपनी को रिटर्न नोटिस देंगे, ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, पास्ट ऑफिसर से भी मंगवा सकते हैं, उसको सेपरेट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू पास्ट पीरियड भी मंगवा सकते हैं, पर रजिस्ट्रार को एक सेपरेट रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। अब देखो, डूम्ड लिमिटेड, उसको रिड्यूस करना रैंक, एक ऑफिसर है CEO चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, उसकी रैंक रिड्यूस करनी किसी कंपनी को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड। तो रैंक रिड्यूस करने के लिए उसने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करी रिगार्डिंग द रिडक्शन, ठीक है। 2 मई को एप्लीकेशन दी, ट्रिब्यूनल का ऑब्जेक्शन 29 मई को आया। अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है डूम लिमिटेड इज़ अवेलेबल, डूम लिमिटेड के पास क्या एक्शन अवेलेबल है, तो डूम लिमिटेड के पास क्या ऑप्शन जो है एक्शन अवेलेबल है, हैप्पी के पास क्या है, ये अपना था सेक्शन 218 जिसमें सेविंग की बात करके रखी। और अपन ने पढ़ा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन पेंडेंसी होना चाहिए, और क्या ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट भी पेंडेंसी। कंपनी अगर ऑर्डर के थ्रू शॉर्ट डिस्क कर रही, शॉर्ट डिस्क मतलब SU से सस्पेंड, RE से रिडक्शन, DIS से डिसमिसल ऑफ टर्म, C से चेंज इन टर्म्स, तो इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट डिस्क। कंपनी अगर शॉर्ट डिस्क करी एम्प्लॉय का, तो पहले एप्लीकेशन दो ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल जो है 30 दिन में यूनिलेटरली जवाब देगा। तो मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कंपनी जो है अगर शॉर्ट डिस्क कर रहा है एम्प्लॉय का, तो कंपनी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होगा तो वो अलाउ करेगा। और अगर 30 दिन में, ठीक है, अगर 30 दिन में रिप्लाई नहीं आया ट्रिब्यूनल का, तो मान लिया जाएगा कि डीम्ड अलाउंस, क्या डीम्ड, इन्होंने अलाउ कर दिया हमको, डीम्ड अप्रूवल ऑफ द शॉर्ट डिस्क। तो वो ये कि अगर ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ तो डीम्ड अप्रूवल, और अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ तो ऐसे केस में बनती बात है कि 30 दिन के अंदर आप जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दो। और अगर इधर क्वेश्चन में अगर क्या देखें तो ऑब्जेक्शन तो रिसीव हो गया था 30 दिन के अंदर, ठीक है, तो डूम के पास क्या है रेमेडी कि वो तो एप्लीकेशन देते हैं, मतलब कि एक तरीके से वो अपील कर सकता है। पर अगर बताओ कि अगर ये अगेंस्ट हैप्पी होता, ठीक है, तो ये अपील नहीं कर पाता अपीलेट ट्रिब्यूनल में। चलो, अ ग्रुप ऑफ मेंबर जो होल्ड करता 380 लाख इशू शेयर कैपिटल, ठीक है, 380 लाख इन ज़ोरो लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, वो होल्ड कर रहा है 380 लाख, और जिसका जो है टोटल इशूड कैपिटल 1500 लाख है, 15,000, ठीक है। एलिज कर दिया दैट द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्टिंग एन एक्ट, वो अल्ट्रा वायर्स है, तो उन्होंने एप्लीकेशन करी ट्रिब्यूनल को, क्या ये ऐसे काम कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कंपनी को रोको, ठीक है, फ्रॉम डूइंग सच अल्ट्रा वायर्स एक्ट विद रेफरेंस टू प्रोविजन वेदर एप्लीकेशन बिल एडमिटेड। अब ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी में कैसे आ गया, ये तो आना नहीं चाहिए था, जो तो NCLT का है, चलो हटाओ, सॉरी मतलब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का है, ये भी ऑपरेशन, अच्छा ओके 1 सेकेंड, चलो ये तो प्योरली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का है, पर इंस्पेक्शन इंक्वायरी में अगर आपको याद हो तो कुछ सेक्शंस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के हैं अगर आप देखो तो। पर पॉइंट ये आ जाता है ना कि अगर सबके सब, ठीक है, जो एकदम जो अगर लिंक दिख रहा हो तो बात समझ में आती है, अगर पूरा इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का है तो वो थोड़ी ना देखेंगे हम। चलो, ए लिमिटेड जो ट्रांसफरी डिसाइड करा कि एक्वायर करते बी को, ट्रांसफर को, उसके शेयर्स एक्वायर करते हैं, ठीक है, मतलब शेयर से टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ मतलब वही टेक ओवर कर रहे हैं अंदर 235। अब ये तो कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, ओके, ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन वापस से पढ़ना है क्योंकि इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इधर अपन ने देखा था कि ऑब्जेक्शन ट्रिब्यूनल का रिसीव हो गया था, ठीक है, एक ऑब्जेक्शन, ठीक है,
अब फिर ये पूछा था कि एक्शन और रेमेडी क्या अवेलेबल डूम के पास एंड टू मिस्टर हैप्पी एज पर दी प्रोविजन, ठीक है। तो अगर कंपनी के अगेंस्ट में आया है तब क्या होगा, या एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आया है तो क्या होगा, ठीक है। और एक होता है कि कभी ऑर्डर ही नहीं आया, एक तो होता है अगेंस्ट में ऑर्डर आना और एक होता है ऑर्डर ही नहीं आना। तो ऐसे केस में देखो, ऐसे केस में तो वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, डीम्ड रिमूवल हो जाता है, ठीक है, राइट। तो ऐसे केस में तो वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट ही हो गया। पर ऐसा है कि वो ऑर्डर नहीं आया, तब क्या करें। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इधर तो ऑर्डर आ गया था, ठीक है, तो डूम लिमिटेड को बोल दिया कि तू अपील कर दे, और अपन ने ये माना कि हैप्पी के अगेंस्ट भी ऑर्डर आया तो तू अपील कर दे। उसी की बेसिस पे एक और क्वेश्चन है कि अतुल जो है एम्प्लॉय है कंपनी का, ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन की पेंडेंसी है, ड्यूरिंग पेंडेंसी, ठीक है। कंपनी वांट्स टू टर्मिनेट, ठीक है, शॉर्ट डिस्क में टर्मिनेट भी आ जाता है, ठीक है। दे हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, कंपनी हैज़ नॉट रिसीव रिप्लाई, तो कंपनी के फेवर में ही हो गया, ठीक है। तो ये डीम्ड अप्रूवल हो गया। तो क्या कंटेंशन वैलिड है, तो हाँ कंटेंशन वैलिड है। तो देखो लिखा हुआ इट कैन बी कंसीडर जो है डीम्ड अप्रूवल बाय द ट्रिब्यूनल। अब इधर रेमेडी क्या है, उधर हैप्पी को तो रेमेडी मिल गई थी ना कि वो तू अपील कर दे, तेरे अगेंस्ट में आया। तो इधर क्या रेमेडी है, इधर देखना कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। इधर तो आपने सबसे पहले तो डीम्ड अप्रूवल बोल दिया, दूसरे में अतुल को कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है एज पर दी प्रोविज़न, ठीक है। तो एज पर दी प्रोविज़न ऐसा बोला गया है कि अपील टू एन अपीलेट ट्रिब्यूनल तभी कर सकते हो जब तुम डिससेटिस्फाइड हो विद दी ऑब्जेक्शन। भाई अपील हम ऑर्डर पे करते हैं, डिससेटिस्फाइड हो तो उस ऑर्डर पे हम अपील करेंगे, ऑर्डर ही नहीं करा तो अपील कैसे करेंगे, राइट। पर इफ़ रिप्लाई ऑफ ट्रिब्यूनल रिसीव हो जाता 30 दिन के अंदर, तो फिर हाँ, तो अतुल जो है अपील कर सकता है, ठीक है, 30 दिन के अंदर। चलो एक और क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ क्रेडिटर ऑफ XYZ, मतलब कि जिनको पैसे लेने, उन्होंने कंप्लेंट करी रजिस्ट्रार को, एलिजिंग दैट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी जो है डिस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इन्वॉल्व है। तो रजिस्ट्रार को बोल रहा है कि आप रिकॉर्ड्स को सीज कर लो सो दैट मैनेजमेंट जो है टैम्पर नहीं कर पाए। तो कंप्लेंट जो है 11 को रिसीव हुई और रजिस्ट्रार ने एंटर करा प्रीमाइसेस, बट हैज़ बीन डिनाइड बाय द कंपनी, क्योंकि स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर नहीं लिया। तो जब आप सीज़र के लिए घुसते हो, ठीक है, तो आपको स्पेशल कोर्ट से तो ऑर्डर चाहिए रहता है, तो कंपनी डिनाई तो कर सकती है। देखो कंटेंशन ऑफ XYZ लिमिटेड वैलिड इन लॉ। तो पहले हम एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं। देखो क्या है इसमें कि रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को ऑन अ कंप्लेंट रिसीव बाय रजिस्ट्रार, और अगर रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को रीज़न टू बिलीव हो रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स जो भी है वो सैड FM हो जाएंगे, सैड FM, सीक्रेटेड, अल्टर्ड, डिस्ट्रॉय, फॉल्सिफाइड, म्यूटिलेटेड, तो वो एंटर सर्च एंड सीजर कर सकते हैं अगर उनको कंप्लेंट के बेसिस पे एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है तो, ठीक है, तो वो एंटर सर्च एंड सीज कर सकते हैं। पर प्रोविजन में ऐसा बोला है कि सीजर के पहले इनको स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर चाहिए। मतलब यही है कि आपको घुसने से पहले एंटर सर्च एंड सीजर जो भी है इसके पहले आपको स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर चाहिए। और आप सीज क्या कर सकते हो, कंपनी का जो है रिकॉर्ड्स इसको सीज कर सकते हो। इनफैक्ट कंपनी के जो KMP डायरेक्टर ऑडिटर है ना, KMP डायरेक्टर ऑडिटर और CS इन प्रैक्टिस के भी रिकॉर्ड्स को सीज कर सकते हो। पर वही है कि इसके पहले उनको स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए, सीजर ऑर्डर के लिए। और कस्टडी जो है 180 प्लस विच कैन बी एक्सटेंड टू फर्दर 180 डेज रख सकते हैं। इन्होंने तो लिया ही नहीं, तो ऐसे केस में तो इनवैलिड है और कंटेंशन कंपनी का वैलिड है। अब क्या पूछ रहे हैं, डिस्कस द पावर ऑफ इंस्पेक्टर रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज। देखो 5 इंस्पेक्शन होते हैं इन्वेस्टिगेशन, 210, 12, 13, 15, 19। तो वो तो इंस्पेक्टर की पावर बता रहा है रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज, की मेरे को रिलेटेड कंपनीज के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। तो देखो पावर क्या है, इससे पावर क्या है, तो रिलेटेड कंपनीज का आपको एक तरीके से सेक्शन समझाना है। और सेक्शन में ऐसा है कि समझो इंस्पेक्टर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है 210 में, 212 में, 213 में, राइट, तो 210, 212, 13 में सिर्फ कंपनी का बोला गया है। और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान इफ़ ही कंसिडर नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इफ़ ही कंसिडर नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेट करना अफेयर्स रिलेटेड कंपनीज़ के, तो वो रिलेटेड कंपनीज़ के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसको लग रहा है टू इन्वेस्ट, राइट, तो इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान, ठीक है, इफ़ ही
इफ इंस्पेक्टर कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट दी अदर कंपनीज, तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अदर कंपनीज को। पर ये वही बात है कि ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनीज में चले जाओगे एकदम से। आपको प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है, इधर रजिस्ट्रार का भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। इनफैक्ट ट्रिब्यूनल का भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। अब रिलेटेड कंपनीज बोला है, तो देखो एक हो गया रिलेटेड कंपनीज और एक होता है एमडी मैनेजर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। रिलेटेड कंपनीज नहीं, एमडी मैनेजर एम्प्लॉयज़ जो है ऑफ द कंपनी। तो फिर रिलेटेड कंपनी में क्या आता है? रिलेटेड कंपनी में एक तो कैश आता है, जैसे कंपनी की एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडियरी, ठीक। वो कंपनी जिसके एमडी मैनेजर और मेरे एमडी मैनेजर सेम है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि होल्डिंग सब्सिडियरी, ये तो ठीक है। क्या लिखा है कि अनदर कंपनी हुज एमडी मैनेजर, ठीक है, इज सेम। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अनदर कंपनी हु इज़ मैनेज बाय द एमडी एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो द कंपनी मतलब कि जिस कंपनी का हम कर रहे हैं, और अनदर कंपनी हु इज़, ठीक है, विच इज़ मैनेज बाय द एमडी मैनेजर ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एमडी मैनेजर ऑफ द कंपनी इज़ ऑल्सो एमडी मैनेजर इन अदर कंपनीज, तो अदर कंपनीज का कर सकते हैं। तो एक द कंपनी होता है और एक अदर कंपनी होता है, ठीक है। फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो समझो अनदर कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एक तो होता है कि सेम हो एमडी मैनेजर, और एक होता है कि तेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। तो अनदर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ एक्स्टम टू एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। तो अगर एमडी मैनेजर सेम है या तो मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम होता है वहाँ पे, तो दोनों कंपनीज का मैं कर सकता हूँ। एमडी मैनेजर नहीं है वहाँ पे कोई, पर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरी इतनी सुनते हैं कि मेरे इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना कि मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, किसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरा इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। अगर मुझे किसी से इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो ऊपर वाली कंपनी का नहीं करेंगे, पर मैं किसी को इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो वो रिलेटेड कंपनीज में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पॉइंट ये आता है कि मुझे किसी से इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो हो सकता है कि वो वाला अपना होल्डिंग हो, वहाँ से मेरे को इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो ऐसे केस में वो इधर तो फॉलो नहीं होगा, तो ऐसे केस में वो जो है होल्डिंग में फॉलो हो जाएगा। अब ऐसा बोला है कि आप इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हो ये रिलेटेड कंपनीज का, ठीक है। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि एक तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी कैश पढ़ा अपन ने, फिर सेम एमडी मैनेजर, ठीक है। फिर एक होता है कि इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, और एक होता है नॉमिनी। तो एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन पे काम करे, और एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नॉमिनी हमारे डायरेक्टर है। तो अनदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, ओके, एक तो इंस्ट्रक्शन पे काम करे और एक है कि हमारी कंपनी की नॉमिनी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो एक होता है कि भैया मैनेजमेंट वो है, एक होता है कि नॉमिनी उधर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और एक है कि भैया नॉमिनी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। तो देखो एमडी मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इस पर 3 पॉइंट्स है। और एक हो गया हमारा कैश, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ठीक है। बस यही पावर है आपके, और क्या। अब देखो प्रोवाइड वेरियस ग्राउंड जिस पे इन्वेस्टिगेशन इज़ असाइन। ओके, किस ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ को असाइन करेंगे? तो ऐसा है 212 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। क्या देखो एसएफआईओ को असाइन कर दो इन्वेस्टिगेशन इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू गेट इन्वेस्टेड बाय एसएफआईओ। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ से करवाना चाहिए, तो वो मैं ट्रांसफ़र द केस टू एसएफआईओ, ट्रांसफ़र द केस बोलूँ या असाइनमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलूँ, वो एसएफआईओ को दे देंगे। तो क्या लिखा है कि आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अपन ने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू गेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय एसएफआईओ, तो वो असाइन कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना केस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लग रहा है तो किन किन केस पे लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये बोला है कि प्रोवाइड वेरियस ग्राउंड ऑन विच इन्वेस्टिगेशन इज असाइंड। ऐसी चीज़ें वैसे हमने पढ़ी तो नहीं है, पर सी तो ऐसा ग्राउंड, अच्छा आपको ये बोलना है कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन कर सकता है इफ़ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन। ग्राउंड नहीं है, ऑन द बेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो इफ़, ठीक है, थ्रू रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है, और रिपोर्ट आई है 208 की रजिस्ट्रार से, या स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा है और रिक्वेस्ट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन्वेस्टिगेट करो हमारा अफेयर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्शन करने का रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में जो है फर्दर
इन्वेस्टिगेशन की नीड मांग रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट में रिकमेंड द नीड ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विद द रीज़न। तो रिपोर्ट से, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है। अब एक पॉइंट इधर आया ही नहीं, हाँ इसमें इन्होंने इसको अलग से लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी इन्वेस्टिगेशन अंदर SFIO। तो ऐसा है कि वाया रिपोर्ट, ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट, या डिपार्टमेंट ने ही बोला है फॉर रिकमेंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन तो नहीं, पर एक तरीके से रिक्वेस्ट है। तो ग्राउंड्स पूछे ना, तो एक तरीके से हमको ये बताना है कि हमको रिपोर्ट आई या स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ कंपनी से, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट में है, या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है। चलो अब अगला इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो अपना, ठीक है, MCQs है, ठीक है, ये MCQs है, ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन आया, ये MCQ तो नहीं था, हाँ ये है, शेयर होल्डर जो हाइड एंड सीक है वो सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी से, तो इट इज़ सस्पेक्टेड डेट सम एक्टिविटीज़ जो हो रही है कंपनी के अंदर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर। तो 500 में से 101, तो ये तो 500 में से 101, 1 सेकेंड, 500 में से 101 हैव मेड एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने एप्लीकेशन करी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो है पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है, या स्पेशल रिजोल्यूशन, या रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। रजिस्ट्रार से जो रिपोर्ट आती है अंडर सेक्शन 208, जहाँ पे वो रिकमेंड करता है इन्वेस्टिगेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इज ऑफ ओपिनियन डेट इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी, तो जाके इन्वेस्टिगेशन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर 500 में से 101 लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन को बोलने का, इन्वेस्टिगेशन को रिक्वेस्ट करने का। तो वही लिखा हुआ है कि 500 में से 101 इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट एज द कंपनी हैज़ नॉट पास, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करा नहीं। चलो बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी बताओ फॉर कमीशन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग ड्यू कोर्स ऑफ, ठीक है, ये जो आपने एक्ट करे ड्यूरिंग ड्यू कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर कमीशन ऑफ द एक्ट, अगर आपने कुछ काम करा है ड्यूरिंग ड्यू कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, इन्वेस्टिगेशन जो कुछ कंपनी के अंदर पेंडिंग था, और पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट, पर्सन को स्टेटमेंट देना था, इज़ अ पार्टी टू मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसने डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट करे रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड नेमिंग ऑफ होल्डर्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बाय द कंपनी। तो क्या लिखा हुआ है कि पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट देना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर वो पार्टी टू मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट निकलता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट कौन से, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, असेट्स, अफेयर्स ऑफ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इनसे रिलेटेड है, तो ऐसे केस में जो है बाकायदा जो है इसमें ये सब लायबल हो जाते हैं 447 के अंडर, ठीक है। तो समझो क्या लिखा हुआ है कि वो पूरा प्रोविजन बता के रखा है कि अगर पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्टेटमेंट, इनफैक्ट कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय, अभी तो एक पर्सन बोल दिया, फिर बोला कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय या अदर बॉडी कॉर्पोरेट, सी, तो लिखा हुआ है पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, 1 सेकेंड, हाँ, पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मेक अ स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ड्यूरिंग, ठीक है, और एन ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी के ही ऑफिसर, एम्प्लॉय और अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, तो पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, ठीक है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन एंड कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय या अदर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो क्या करता है TCR DFM, तो टेम्पर, कंसील, ठीक है, टेम्पर करना, कंसील करना, डिस्ट्रॉय करना, फॉल्सिफाइड करना, म्यूटिलेट करना, राइट। तो वो अगर TCR DFM करता है या पार्टी टू TCR DFM है, तो TCR DFM या पार्टी टू TCR DFM, TCR DFM मतलब टेम्पर, कंसील, ठीक है, और डिस्ट्रॉय, फॉल्सिफाइड, म्यूटिलेटेड, या TCR DFM में ही पार्टी है, पर ठीक है, ये हो गया। या आप फॉल्स एंट्री कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स में, फॉल्स एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ठीक है, तो फॉल्स TC हम समझ सकते हैं, तो TCR DFM हमको याद हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा फॉल्स, तो फॉल्स एंट्री कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, फॉल्स एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, फॉल्स एंट्री कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स में, फॉल्स एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो लायबल हो, ठीक है। अब देखो हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्वेस्टिगेशन, तो वो तो लायबल है, ठीक है।
सिंस इन द गिवन केस ही इज अ पार्टी इन द मैनिपुलेशन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड द रजिस्ट्रार मेंबर। हाँ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी पब्लिसाइज अमंग हिज सोशल नेटवर्किंग अबाउट द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इंसाइट देम। उनको इंसाइट करना है कि आप शेयर परचेस करो, ठीक है, जबकि पता चला कि कंपनी लॉस में। तो इसमें क्या दिक्कत है, इधर ऐसा कुछ थोड़ी ना बोल के रखा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो भी है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस केस में कर सकते हैं, तो उस केस में इधर 447 में लायबल होंगे। तो एम्प्लॉय थोड़ी ना लायबल होंगे एज अ सेड कंपनी इन विच इज़ एन एम्प्लॉय, ये कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। सेकेंडली पर्सन परचेजिंग द शेयर, और सामने वाला भी अगर शेयर परचेस कर रहा है तो उसको दिमाग लगाना चाहिए ना, सोचना चाहिए, ठीक है, उसको ड्यू डिलिजेंस रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि कोई कंपनी आके कोई कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आके बोल देगा तो सामने वाला शेयर परचेस कर लेगा। चलो क्या है, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर ऑफ FFG लिमिटेड, उन्होंने कंप्लेन करी कंसर्न रजिस्ट्रार को कि जो बिज़नेस है ना वो अनलॉफुल हो रहा है, फ्रॉडुलेंट तरीके से हो रहा है। एंड फाइल एन एप्लीकेशन, उन्होंने तो रजिस्ट्रार को दिया फाइल एन एप्लीकेशन टू इंक्वायर। तो क्या ROC के पास पावर है इंक्वायरी करने का? देखो, एक होता है कि ऑफिसर जो है, रजिस्ट्रार जो है, पास्ट ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो डाई अपने देखा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। एक होता है वो होता है 2062 और एक होता है 2063 इंस्पेक्शन और एक है 2064 इंक्वायरी। तो हाँ, इंक्वायरी तो कर सकता है, पावर तो है। तो देखो क्या है कि रजिस्ट्रार जो है इंक्वायरी तो कर सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रार जो है इंक्वायरी कर सकता है और ठीक है, कंपनी को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हट देगा, ठीक है। और एक बार इंक्वायरी का ऑर्डर आ गया तो भले ही वो कंप्लेंट बाद में किसी ने विड्रॉ कर दी हो, फिर भी इंक्वायरी तो चलेगी। तो ROC के पास पावर है इंक्वायरी करने का और कंपनी को बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और फिर अगर वो सेटिस्फाइड हुआ ऑन द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नहीं ये इंक्वायरी कब करेगा, इफ़ ही सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हुआ ऑन द रिप्रेजेंटेशन मेड टू हिम बाय एनी पर्सन, की किसी पर्सन ने उसको रिप्रेजेंटेशन दिया कि बिजनेस ऑफ अ कंपनी जो है फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल तरीके से चल रही है। और अगर ऐसे केस में अगर वो सेटिस्फाइड हुआ उस रिप्रेजेंटेशन से, तो देखो इन्फॉर्मेशन मिली हो या इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल थी, तो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फर्निश जो भी है, इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट बिजनेस जो है वो बहुत ही फन तरीके से चल रहा है, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर प्रैक्टिसेस और ग्रीवियंस जो है वो एड्रेस नहीं हुए, बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, ग्रीवियंस एड्रेस नहीं हो रहे, तो इंक्वायरी कर सकता है। आपको जो है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो इंक्वायरी में पूछी गई है आपको बताना पड़ेगा। वेदर इंक्वायरी इफ़ यस स्टेट द प्रोसीजर, तो स्टेट द प्रोसीजर क्या है कि रजिस्ट्रार जो है कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि आपके अगेंस्ट में एलिगेशन आए हैं, ठीक है। इन्फॉर्म द कंपनी ऑफ द एलिगेशन मेड अगेंस्ट इट बाय रिटन ऑर्डर एंड कॉल ऑन कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग, क्या राइटिंग में इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फर्निश करो जो मैटर स्पेसिफाइड करके रखे हमने विद इन द टाइम, ठीक है। एंड कैरी आउट एज इंक्वायरी एज ए डीम फिट आफ्टर प्रोवाइडिंग कंपनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। अगर इंक्वायरी ROC को जो कर रही है वो कंप्लीट विड्रॉ कर लिया, फिर भी इंक्वायरी तो चलेगी, इंक्वायरी तो चलेगी। और यस वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट है द पावर टू डायरेक्ट ROC टू कैरी आउट द इंक्वायरी। तो देखो ROC सी पर्टिकुलर रजिस्ट्रार को अगर वो सेटिस्फाइड है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और फर्निश, ठीक है, कोई भी फर्निश करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस ऑफ वारंट, वो रजिस्ट्रार को बोल सकता है इंक्वायरी करने का 2064 में। अब आती बात, मिस्टर श्रम इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन हिम अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी वांट्स टू टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट करना है एक एम्प्लॉय को, वही श्योर डिस्क, ठीक है। तो ABC ने एप्लीकेशन फाइल करी ट्रिब्यूनल को फॉर टर्मिनेशन, पर रिसीव नहीं हुआ एनी रिप्लाई, तो ऑटोमेटिक जो है डीम्ड अप्रूवल हो गया। ये तो अपन ने देख लिया। रेमेडी ये है श्रम को कि अगर रिप्लाई आता है तो ऐसे केस में ऑब्जेक्शन उसके अगेंस्ट में आता है तो वो जो है अपील कर सकता है। अगर रिवर्ट नहीं आता है और डीम्ड अप्रूवल हो जाता है तो ऐसे केस में वो नहीं कर पाएगा अपील, क्योंकि अपील अगेंस्ट ऑर्डर होता है, अगेंस्ट डिसीजन होता है। जब डिसीजन ही नहीं लिया गया तो ऐसे केस में अपील कैसे करोगे। तो ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काटो। क्या बोल रहे हैं कि देखो, ओरिजिन पेपर लिमिटेड ने इंकर करे बिजनेस लॉस कुछ सालों से, कंपनी देयरफॉर पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। चलो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया वाइंडिंग अप का। अब देखो, अभी अपन ने देखा था कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट शामिल है और एक जगह वाइंडिंग अप भी शामिल है। ये वाइंडिंग अप में एंटर हो गए तो बिजनेस लॉस इंकर हो रहा है और उसने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा कि नहीं यार वाइंडिंग अप करो। मीनवाइल इसी बीच, अब जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया, इसी बीच कंप्लेंट आई ट्रिब्यूनल को एंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द फोल प्ले ऑफ डायरेक्टर। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि बिजनेस लॉस हो रहा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन से वाइंडिंग अप कर दिया,
बाद में पता चला डायरेक्टर का ही फूल प्ले है, ऐसी कंप्लेंट आई है जिसने एडवर्सली अफेक्ट करा है इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एज वेल एज पब्लिक। इन दिस सिचुएशन वेदर इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट कंपनी अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट तो कर सकते हैं, राइट, और इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप भी नहीं कर सकते अगर चल रहा हो तो। भले ही जो है आपने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन दे दी हो, भले ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है। एक तो होता है वाइंडिंग अप के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना, और एक होता है वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना। तो भले ही प्रोसीडिंग्स चल रही हो, और इनफैक्ट भले ही प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गए हो, तो क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वेस्टिगेटेड एंड नो इन्वेस्टिगेशन शैल बी स्टॉप। तो इनिशिएट करना तो इनिशिएट कर लो, और अगर इनिशिएट हो चुका है तो स्टॉप नहीं करोगे, ठीक है। ओनली टू द फैक्ट दैट द एप्लीकेशन भले ही 241 में कर दी हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा हो, तो ठीक है। हमने क्या समझा कि इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही हो तो स्टॉप नहीं कर सकते ड्यू टू द फैक्ट भले ही जो है आपने एप्लीकेशन दी हो 241 में। फिर कुछ वाइंडिंग अप से रिलेटेड बात थी कि स्पेशल रिजोल्यूशन वाइंडिंग अप का पास हो गया है, या वाइंडिंग अप की जो है प्रोसीडिंग्स चल रही हो, ठीक है, या वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई हो, जो भी है। इन द इंस्टेंट केस भी ऐसा ही है कि वाइंडिंग अप का स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, और उसके बाद जो है एक कंप्लेंट रिसीव हुई अबाउट द फूल प्ले ऑफ डायरेक्टर जो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एज द कंपनी हैज़ पास स्पेशल रिजोल्यूशन, तो इन्वेस्टिगेशन तो फिर भी हम कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकते हैं। इट शैल नॉट बार मेंबर्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इट शैल नॉट बार मेंबर्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ। कि इन्वेस्टिगेशन कर दी हो तो उसके बाद अपन एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आप एप्लीकेशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पहले भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, कोई ये मैनेजमेंट को रोक नहीं रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन अपना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब आपको एप्लीकेशन देनी है, आप एप्लीकेशन दो, ठीक है। तो देखो, अब कंप्लेंट जो रिसीव हुई है अबाउट द फोल प्ले ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये डायरेक्टर फोल प्ले कर रहा है जिससे इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर अफेक्ट हो रहा है। तो ये अपन ने देखा, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन क्या इनिशिएट कर सकते हैं। तो हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो इनिशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। फर्दर डिसाइड, आप फर्दर डिसाइड करो, एप्लीकेशन कैन बी मेड टू ट्रिब्यूनल, क्या हम ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर रिलीफ इन दी अबव अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। सी, हाँ, मतलब कि वंस इन्वेस्टिगेशन अगर इनिशिएट हो गया है तो क्या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए, ठीक है, रिलीफ इन दी अबव अफेयर्स ऑफ अ कंपनी क्या एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हाँ, एप्लीकेशन तो दे सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, भले बाद में भी दे सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन आ गया कि जो ग्रुप ऑफ क्रेडिटर है उसने कंप्लेंट करी है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि ग्रुप ऑफ क्रेडिटर ने कंप्लेंट करी रजिस्ट्रार को, एलिजिंग दैट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ इंडल्ज इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट करी कि आप सीज़ कर लो, तो ठीक है, और अगर ठीक है सीज़ द रिकॉर्ड सो दैट मैनेजमेंट जो है टैम्पर नहीं कर पाए। और ऐसे केस में आपको कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड ऑन एट 11 AM एंड रजिस्ट्रार हैज़ अटेम्प्टेड टू एंटर द प्रीमाइसेस बट हैज़ डिनाइड बाय द कंपनी, क्योंकि इनके पास ऑर्डर नहीं था। तो ठीक है, डिनाइल तो सही है। फिर अपन पूरा प्रोविजन समझा देंगे कि रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर, इनको जब रीज़न टू बिलीव होता है सैड FM का, तो वो ESS कर सकते हैं, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, मतलब सॉरी एंटर सर्च एंड सीजर कर सकते हैं ऑफ बुक्स एंड पेपर ऑफ कंपनी। इनफैक्ट KMP डायरेक्टर ऑडिटर CS इन प्रैक्टिस के भी कर सकते हैं। तो इसके पहले इनको जो है एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट सैड FM हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, अगर इनको रीज़न टू बिलीव है। फिर बस उसके पहले उनको स्पेशल कोर्ट से परमिशन चाहिए, ठीक है, तो ये कंटेंशन तो वैलिड है। अब सम क्रेडिटर अप्रोच हुआ आपके पास टू अप्लाई, ठीक है, टू गाइड देम टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर सीकिंग एंड फॉर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ड्यू टू द फैक्ट दैट द बिजनेस ऑफ अ कंपनी जो है कंडक्ट हो रहा है विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर। बिजनेस ऐसा हो रहा है कि क्रेडिटर डिफ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि हाउ अ पर्सन जो मेंबर नहीं है वो ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। तो देखो, अपन ने क्या समझा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल रिजोल्यूशन या रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो डायरेक्टर थोड़ी ना पास करेंगे, वो मेंबर्स के बीच में पास होता है। तो ऐसे केस में जो डायरेक्टर्स है, इनफैक्ट जो अदर देन मेंबर्स है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसे आ सकते हैं। तो देखो, इनके लिए तरीका दे के रखा है। तो एक मेंबर्स तो आ ही सकते हैं, पर उसमें ऐसा है कि कोई दूसरा पर्सन भी आ सकता है, पर उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कोई सी एक कंडीशन।
तो सबसे पहले ये 213 का इन्वेस्टिगेशन है, क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू 213 उसका भी बी है, ठीक है। और 213 में क्या है कि एलिजिबल, एक तो होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर रहे हो और एक होता है कि आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर रहे हो। तो ट्रिब्यूनल जो है फिर उसकी इच्छा पे वो ट्रांसफ़र करेगी केस सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन करना है तो ऐसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। पर ट्रिब्यूनल पे अप्लाई कर रहे हो तो ट्रिब्यूनल के ऊपर में आ जाता है कि उसकी इच्छा कि उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलना है कि नहीं बोलना है, ठीक है। तो मेंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनफैक्ट सुओ मोटो भी जो है हो सकता है, इनफैक्ट कोई दूसरे पर्सन भी आके अप्लाई कर सकते हैं। पर जब सुओ मोटो या कोई दूसरे पर्सन आके जो अप्लाई करे इन्वेस्टिगेशन का, तो दे हैव टू सेटिस्फाई एनी कंडीशन, या ट्रिब्यूनल हैज़ टू बी सेटिस्फाई ऑन एनी वन कंडीशन डेट। सबसे पहले बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस हो रहा है टू फ्रॉड करना, बिजनेस हो रहा है टू डिफ्रॉड क्रेडिटर मेंबर्स, ठीक है। तो जो बिजनेस हो रहा है इज़ टू डिफ्रॉड, ठीक है। तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल को भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा दैट बिजनेस इज़ टू डिफ्रॉड क्रेडिटर मेंबर, और बिजनेस इज़ टू डिफ्रॉड, या बिजनेस अनलॉफुल हो रहा है या बिजनेस फ्रॉडलेंट तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। एंड ऑपरेसिव टू मेंबर, तो डिफ्रॉड फ्रॉडलेंट तरीके से हो रहा है, एंड ऑपरेसिव टू मेंबर, ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस। तो एक कंपनी है जो बिज़नेस करती है, ये तो हो गया बिजनेस कि बिजनेस डिफ्रॉड, ठीक है, या बिजनेस ऑपरेसिव अनलॉफुल हो रहा है, ठीक है, अनलॉफुल हो रहा है, ये हो गया बिजनेस की बात। एक हो गया कंपनी खुद ही फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए बनी है। क्यों आप बिज़नेस को दोष करते हो कि बिज़नेस जो है कि वो डिफ्रॉड कर रही क्रेडिटर मेंबर को, बिज़नेस अनलॉफुल है या ऑपरेसिव है टू मेंबर, कंपनी खुद ही फ्रॉडलेंट तरीके से बनी है। अब देखो, अब इस पर्टिकुलर बिज़नेस में, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजमेंट, कंसर्न पर्सन इस कंपनी का मैनेजमेंट होगा, तो या तो मैनेजमेंट, ठीक है, या प्रमोटर इस कंपनी के, देख एक तो गया कंपनी के बिजनेस, कंपनी के प्रमोटर, ठीक है। तो अगर कंसर्न पर्सन जो फॉर्मेशन में इंगेज है या मैनेजमेंट में इज़ गिल्टी ऑफ फ्रॉड, या कंसर्न पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ फ्रॉड, और फिर मेंबर, या तो अगर आप मेंबर को जो है सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, मेंबर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, नॉट गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल, तो ऐसे केस में जो है अगर कोई सी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो गिल्टी, मतलब तो गिल्टी क्या, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, ट्रिब्यूनल में ऑन फाइलिंग ऑन एन एप्लीकेशन बाय अदर पर्सन जो मेंबर नहीं है, और अदरवाइज इफ़ द ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल में ऑन फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय अदर पर्सन, कौन फाइल कर रहा है, अदर पर्सन जो मेंबर नहीं है, या अदरवाइज इफ़ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाई, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया दैट द सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग दैट, और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया कि जो सर्कमस्टेंसेस है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बिजनेस, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस इस कंडक्टिंग इन अ मैनर कि वो डिफ्रॉड कर रहे हैं अपने क्रेडिटर को, मेंबर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर को, मेंबर को या अदर पर्सन को, या ठीक है, या तो एक डिफ्रॉड कर रहे हो, बिजनेस ही डिफ्रॉड करने के लिए बना है, या जो है अनलॉफुल पर्पस से आप बिज़नेस कर रहे हो, या बिज़नेस कर रहे हो तो ऑपरेसिव है मेंबर्स के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है कंपनी ही फॉर्म हुई है फ्रॉडलेंट पर्पस से, ठीक है, कंपनी ही फॉर्म हुई फ्रॉडलेंट पर्पस से, या आप ऐसा बोलो कि जो कंसर्न पर्सन है वही है गिल्टी ऑफ फ्रॉड, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard टू द पार्टीज कंसर्न दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ought to have been investigated by inspector appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वेयर सच एन ऑर्डर इज पास, और एक बार ऑर्डर पास हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो ट्रिब्यूनल भी इन सिचुएशन में ऑर्डर कर सकता है, पर आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग heard, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग heard देगा पार्टीज कंसर्न को कि जो अफेयर्स ऑफ अ कंपनी है ought to be investigated, और इन्वेस्टिगेटेड कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेंगे इन्वेस्टिगेट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग heard देंगे, ठीक है। वो बताएंगे कि जो है अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ought to have been investigated by the investigator, ठीक है, बाय द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा कॉम्पिटेंट पर्सन को जो इन्वेस्टिगेट करे। फिर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार ने बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्शन करा और सबमिट करी रिपोर्ट फॉर फर्दर रिकमेंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ठीक है, तो कर सकते हो। तो रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर ने आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो आपने इंस्पेक्शन करा और बुक्स ऑफ अकाउंट और एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी सबमिट करेंगे रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट
जिसमें रिकमेंडेशन इंक्लूड होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज़ नेसेसरी गिविंग हिज रीजन इन सपोर्ट। मतलब रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, उसमें रिकमेंडेशन डालते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फिर नेसेसरी रीजन्स भी जो है शो करते हैं। देयरफॉर रजिस्ट्रार इज ऑथराइज्ड टू सबमिट इन इट्स रिपोर्ट आफ्टर कंडक्टिंग ऑफ इंस्पेक्शन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर यही है कि ओरिजिन पेपर के बिजनेस लॉस हो गया है कपल ऑफ ईयर से, और कंप्लेंट रिसीव हुई है मेड टू द ट्रिब्यूनल एंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द फॉल प्ले ऑफ डायरेक्टर। तो अब सबसे पहले बताओ कि इन द सिचुएशन के इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप स्टार्ट कर दिया है तो भी इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हो। इन्वेस्टिगेट इनिशिएट से रोकने नहीं है, और इन्वेस्टिगेट इनिशिएट करने से भी नहीं रोकते, और एक बार इनिशिएट हो गया, ठीक है, तो उसको स्टॉप भी नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें अपन ने देखी, ये रिपीट क्वेश्चन है। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, एन इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सी क्या लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन किसने ऑर्डर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 216 में, ठीक है। 216 का इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन इनटू द मेंबरशिप एंड ओनरशिप, की ट्रू मेंबरशिप और ओनरशिप जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन। तो अगेंस्ट पीके लिमिटेड फॉर डिटरमाइनिंग ट्रू मेंबरशिप एंड इन कनेक्शन विद दिस इन्वेस्टिगेशन, ये 216 से ही कनेक्टेड है, ठीक है। इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट इट इज़ गुड रीज़न कि ये एक 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, इसके रीजंस जानना जरूरी है, फैक्ट जानना जरूरी है। तो जो इशू करेगी कंपनी 15/10/17 को, एट द ट्रिब्यूनल इज़ ऑफ ओपिनियन दैट अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं करा ऑन द फर्दर इशू तो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसने 18 उसके बाद ही डायरेक्ट करा कंपनी को डेट द फर्दर इशू ऑफ RCPS शैल बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, कि जो फर्दर इशू है ना RCPS का, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करो 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए तो नहीं कर सकते। डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एज अबव, पीके डिस्पाइट ऑफ द ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद भी पीके लिमिटेड ने फर्दर इशू करा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग के लिए। तो क्या ट्रिब्यूनल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फर्दर इशू? वो कर सकता है। तो कितने पीरियड के लिए कर सकता है? तो 3 साल तक के लिए रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, पर अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी है। तो देखो रिस्ट्रिक्शन तो कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन तो कर सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी कर सकते हैं, जैसे कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो वो कुछ रेफरेंस आए ट्रिब्यूनल को, तो सुओ मोटो भी कर सकता है, या कंप्लेंट पे भी कर सकता है। और कंप्लेंट कोई भी करे या सुओ मोटो भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन चलते चलते। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ पे कर सकता है। और अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है तो कंपनी को 1 लाख से 25 लाख, ऑफिसर को 25,000 से 5 लाख विद जेल 6 महीने तक की। तो पहले तो जो देखे हम कि कंपनी को जो है ओके 1 लाख से 25 लाख, और ऑफिसर को जो है 25,000 से 5 लाख, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट जो है 6 महीने तक का। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रावेंशन का। फिर ये हो गया पारा 222 में कि रिस्ट्रिक्शन है ऑन द सिक्योरिटीज़, और 3 साल तक के लिए रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, पर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या है कि कंप्लेंट के बीच में जेन्युइननेस होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन मतलब ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड इन द सेंस इट इज़ गुड टू फाइंड द रेलेवेंट फैक्ट। उस सिक्योरिटीज़ का रिस्ट्रिक्शन करना जरूरी है, क्योंकि इट इज़ गुड टू फाइंड द रेलेवेंट फैक्ट अबाउट द सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी जो इशू या टू बी इशू है, सिक्योरिटी इशू हो चुकी है या सिक्योरिटी इशू होने वाली है, इसके फैक्ट जानना जरूरी है। और इसके फैक्ट नहीं जान पाएंगे, इसके फैक्ट जानना जरूरी है, विच कांट बी फाइंड आउट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। बिना रिस्ट्रिक्शन के तो फैक्ट नहीं जान सकते हम इसके। तो हमने क्या देखा कि ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी ड्यूरिंग 216 का इन्वेस्टिगेशन रेफर कर सकता है, रेफरेंस मेड टू ट्रिब्यूनल। मतलब 216 का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ट्रिब्यूनल को रेफरेंस दिए गए, रेफरेंस मेड टू ट्रिब्यूनल, और या तो कंप्लेंट इसी हुई है और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, इट इज़ गुड टू फाइंड आउट रेलेवेंट फैक्ट विच कान बी फाइंड आउट। It's good to find out relevant fact of the securities issued or to be issued and which can be find out without further restrictions, ठीक है। तो यही सब इधर लिखा हुआ है कि इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन या कंप्लेंट रिसीव हुई है, इट्स गुड टू फाइंड आउट द रेलेवेंट फैक्ट अबाउट द सिक्योरिटीज इशू और टू बी इशूड, और ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट सच फैक्ट कान बी फाउंड अनलेस, जब तक रिस्ट्रिक्शन हमने जो है प्लेस नहीं करे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन ने जो है रिस्ट्रिक्शन भी देखा और कॉन्ट्रावेंशन पे पेनल्टी भी देखी। अब कुमार, शेयर होल्डर ऑफ कुमार ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। शेयर होल्डर्स ने बोला है, स्पेशल रिजोल्यूशन से बोल दिया, ठीक है। कंपनी सबमिटेड स्पेशल रिजोल्यूशन
विद द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैंडेटरी है कि डिस्क्रिशनरी है? तो देखो मे है तो मैंडेटरी है, मे है तो डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। पर हाँ, अगर ट्रिब्यूनल को आपने अप्लाई किया है, ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है टू गो फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो ट्रिब्यूनल के पास एक डिस्क्रिशन है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर एंड डू द इन्वेस्टिगेशन। अब क्या लिखा है, एन्यूमरेट द प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय SFIO, कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, ठीक है, हु इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। तो एक पर्सन को अरेस्ट करना है जो ऑफेंस में गिल्टी है, ठीक है, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड अंडर 447। तो ऐसे केस में आप क्या करें? सबसे पहले जो पर्सन ने जो ऑफेंस करा है 447 में, वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि पहले तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल है तो ये बेलेबल तो नहीं है। तो पर्सन ने ऑफेंस करा है, ठीक है, तो वो कॉग्निजेबल है, बेलेबल नहीं है। और अगर पर्सन ने जो है ऑफेंस करा है, पर्सन फाउंड गिल्टी, ठीक है, तो पहले तो ऑफेंस बताया कि 447 का ऑफेंस जो पर्सन ने किया है, तो पहले तो 447 का ऑफेंस कॉग्निजेबल और बेलेबल नहीं है। वो कोई भी पर्सन ये करता है तो उसे जो है कमीशन ऑफ ऑफेंस करता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो पर्सन अगर इस कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे करता है तो लायबल टू बी अरेस्टेड है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके अबव को, ठीक है। तो 1 सेकेंड, सबसे पहले स्टार्ट ये करना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके अबव को, उनके पास एक मटेरियल इन पोजीशन है जिससे उसको रीज़न टू बिलीव हो रहा है दैट पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। तो ऐसे केस में वो अरेस्ट करेगा, पर अरेस्ट करने से पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर या जो भी है ऑथराइज़ करेगा डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर को। ये तो उसने बहुत पुराना देख रखा है, पर एडिशनल डायरेक्टर और उसके अबव को बोल सकता है, ठीक है। तो मटेरियल इन पोजीशन से उसको रीज़न टू बिलीव है कि पर्सन इज इन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ऑर्डर दे सकता है और वो फिर अरेस्ट करेगा पर्सन को। और ठीक है, अरेस्ट करने से पहले इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा ग्राउंड्स के बारे में, ऐसा नहीं कि ऑप्शन पे है, इन्फॉर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अब एक बार आपने अरेस्ट कर दिया उसको, तो जो आपका मटेरियल इन पोजीशन है जिससे आपको एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ था, अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी, ठीक है, अरेस्ट ऑर्डर नहीं, अरेस्ट ऑर्डर चलो ठीक है, अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ करा उसका, और मटेरियल इन पोजीशन उसका, ये सील्ड एनवलप में SFIO को दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो है इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देखो इसको तो अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट ऑर्डर, मटेरियल इन पोजीशन, ठीक है, और ऑथराइजेशन का ऑर्डर, सबकी कॉपी SFIO को दे दी सील्ड एनवलप में, और इसको जुरिसडिक्शन में लेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। स्पेशल कोर्ट भी आ जाता है अब, ठीक है, 24 घंटे में, ठीक है। उसमें भी जो है एक्सक्लूड कर देना टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट प्लेस से मजिस्ट्रेट कोर्ट तक की जर्नी को एक्सक्लूड करना। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि वीक फैब्रिकेशन है, फ्रॉडलेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, पेड अप कैपिटल है 1 करोड़, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर 110, डिसाइडेड टू अप्रोच ट्रिब्यूनल के पास आए फॉर कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो सी ऐसा है कि ट्रिब्यूनल के पास है, मेंबर्स ट्रिब्यूनल के पास है। तो हाँ, 213 के तहत मेंबर भी आ सकते हैं, 200 लोग भी आ सकते हैं, पर एलिजिबल मेंबर आ सकते हैं। और एलिजिबल मेंबर क्या है कि कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो 100 और 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है। तो ये 1/9 ऑफ वोटिंग पावर और 1/10 से तो ज़्यादा ही है, और ये 100 मेंबर भी है। तो दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन पूरी हो जाए तो चलेगा। तो कंडीशन पूरी हो गई तो ट्रिब्यूनल के पास आप आ सकते हो, तो वैलिड एप्लीकेशन है। अदर देन मेंबर भी दूसरे पर्सन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी एप्लीकेशन दे सकता है, और या एनी पर्सन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, बट ट्रिब्यूनल हैज़ टू सेटिस्फाई विद एनी वन ऑफ द कंडीशन कि बिज़नेस डिफ्रॉड के लिए है, बिज़नेस फ्रॉडलेंट है, बिज़नेस ऑपरेसिव है, कंपनी फ्रॉड पर्पज से बनी है, और कंपनी के जो कंसर्न पर्सन है जो फॉर्मेशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, और जो मेंबर है, ठीक है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल, तो मेंबर, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये सारी चीज़ें हैं। और आर दी एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो इन्वेस्टिगेशन के खर्चे होते हैं, तो क्या एप्लीकेंट को सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ेगी? तो इससे 214 आ जाता है। 214 क्या बोलता है? सी कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, ये सिक्योरिटी रिफंडेबल हो जाती है अगर सिक्योरिटी टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन, ठीक है। पर आपको कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर जो है, सिक्योरिटी के कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर के लिए आपको जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है में
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्टर अपॉइंट करने के पहले शायद ही बुलवा सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्ड एप्लीकेंट टू सच सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 50,000 एस में भी प्रिस्क्राइब एज इट थिंग्स फिट। 50,000 से ज़्यादा तो 25,000 से ज़्यादा तो नहीं होगा, सॉरी 25,000 से ज़्यादा तो नहीं होगा। फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सच सिक्योरिटी शैल बी रिफंडेड, अगर प्रोसिक्यूशन में टर्न हो जाए तो। The central government may demand security for meeting the expenditure of investigation and before appointment of inspector, and such security shall be refundable if investigation turns into prosecution. और एक आखिरी क्वेश्चन है, वही अतुल वाला क्वेश्चन है कि क्या अतुल अगर 30 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो क्या डीम्ड अप्रूवल है? तो हाँ, डीम्ड अप्रूवल है। मैं आपको बता दूँ आंसर कहाँ है। 30 दिन में नहीं आया, ठीक है, तो देखो टर्मिनेशन तो वैलिड है, डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा। फिर रेमेडी अवेलेबल है अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, तो देखो कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है। रिप्लाई आता है अगेंस्ट में तो जाके हम अपील कर सकते हैं, तो अपील नहीं कर सकते आप इस केस में। रेमेडी अतुल के पास क्या है 30 दिन के बाद, तो विदिन 30 डेज़ जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ट्रिब्यूनल को, और फीस पे विद द पेमेंट ऑफ फीस 1000 रुपीज़, तो फिर वो जो है अप्लाई कर दे। तो इस तरीके से जो है हमने इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के सारे क्वेश्चंस ख़त्म करे। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें एमसीक्यू कवर नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू को हम सेपरेटली कवर कर लेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। हम जो है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट के करेंगे, ठीक है, रिविजन इनका करेंगे, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना है तो बिल्कुल आप दो कि किस तरीके से हम जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है 50 मिनट में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ये सब होना काफ़ी अच्छा बात हो जाती है। जल्दी से हमने इसको ख़त्म किया है, ठीक है। बाय।